अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फेज़ 2 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो MCQ नंबर 1 में कहते हैं कि माइक्रोस्पोरम फॉर काजेज। तुम्हारे पास जो माइक्रोस्पोरम होता है ये बेसिकली डैंड्रफ काज करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 2 में कहता है कि स्लेजिनेला इज अ लिविंग मेंबर ऑफ। तो स्लेजिनेला जो है वो ये लाइकोप्सिडा का लिविंग मेंबर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 में कहते हैं कि ग्रेप्स एंड मैंगोज आर द एग्जांपल्स ऑफ विच इन्फ्लोरेंस। तो ग्रेप्स और मैंगोज जो है ये पेनिकल इन्फ्लोरेंसेस की एग्जांपल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट। तो हमारे पास एम्फीबियंस, मोलस्कास और इकानोडर्मेटास ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो सोलेंट्रेटस है ना ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन क्रिश्चियंस। तो हमारे पास क्रिश्चियंस में जो है एक्सक्रीशन जो है वो कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ में कहता है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। तो हाइड्रा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना वो बर्डिंग के थ्रू होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेवंथ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव नो एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे पास एस्केरिस में, पिन वॉर्म्स और प्लेनेरिया में जो है वो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, जबकि टेप वॉर्म में जो है वो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एट्थ में कहते हैं कि फोलियम टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ। तो हमारे पास जो फोलियम्स होते हैं बेसिकली इनमें सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाइन्थ में कहता है कि अपेंडिक्स इज कंसिडर्ड एज वेस्ट्रिजल ऑर्गन बट में प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। तो अपेंडिक्स को जो है वेस्ट्रिजल ऑर्गन कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये इम्यूनिटी में जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेंथ में कहता है कि टीथ्स अडॉप्टेड फॉर द कटिंग। तो हमारे पास जो इंसीजर्स होते हैं ना ये कटिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11th में कहते हैं कि ब्लड फ्लो इन मिलीलीटर पर मिनट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज टू द स्किन इज। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना तो स्किन में हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो कितना हो जाता है 1900 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप लोगों के पास बुक में टेबल होगा, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के जहन में हो कि हमारे पास वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है या वो बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जो है वो ब्लड फ्लो एक्सरसाइज के दौरान भी जो है वो इंक्रीज नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। तो हमारे पास जो ब्रेन है ना, आप एक्सरसाइज करो या रेस्टिंग कंडीशन में हो, इसमें ब्लड फ्लो सेम ही रहता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट 12th में कहते हैं कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 में कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर वाइल वाइट ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो लिवर में डिस्ट्रॉय होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो ये इनसाइड द वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी जो है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14 में कहते हैं कि वॉल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास जो वाल्व है ना उसे ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 में कहते हैं कि 2 चैम्बर हर्ट इज फाउंड इन। तो हमारे पास फिशेस में जो है वो हर्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 16 में कहते हैं कि रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई रीचेज द ग्राउंड विद। तो रेन ड्रॉप है, ठीक है, वो स्काई से फॉल हो रहा है और ग्राउंड तक पहुंच रहा है, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी ना वो कांस्टेंट होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 17 में कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है ना बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है ना इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 18 में कहता है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 व्हेन। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है वो एक्सेलरेशन उस वक्त 0 होगी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ठीक है, देखो हमारे पास रिलेशन है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। अगर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 में कहता है कि हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ द फूड इवनली बाय द माइक्रोवेव इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ द फूड जो है वो ये रेजोनेंस की एग्जांपल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 20 में कहते हैं कि द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इंक्रीजेस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट विल बी। तो हमारे पास एक रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी का जो है वो फ्रिक्वेंसी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, और इसी वेलोसिटी का जो है वो वेवलेंथ के साथ भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर हम लोग जो है वो स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वेव लेंथ होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 21 में कहते हैं कि इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम। तो किसी भी वैक्यूम के अंदर हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उनका जो स्पीड होती है वो सेम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 22 में कहते हैं कि थ्रू विच मीडियम द साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर। तो देखो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है बेसिकली इट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ E डिवाइडेड बाई P। अब E इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और P जो है वो यहाँ पे डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ क्या है डेंसिटी, ठीक है, P। अब आप लोगों के पास जो ऑप्शन है आप लोगों ने देखना है कि जिसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम होगी तो वो उतना फास्टर मूव करेगा, ठीक है, उसमें से स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा तेज़ मूव करेगी। अब हमारे पास गिवन ऑप्शन में हमारे पास सबसे कम जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की बनती है H2 की, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि H2 जो है वो इसमें से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फास्टर मूव करेगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 में कहते हैं कि कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन द सोप बबल इज एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास ये जो सोप बबल होता है इसमें आप लोग डिफरेंट किस्म के कलर फ्रिंजेस देखते हो, बेसिकली वो इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 24 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैव ग्रेटर वेवलेंथ। तो हमारे पास रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि सबसे कम वेवलेंथ किन की हो, किस कलर की होगी। नेक्स्ट 25 में कहता है कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। तो जो आसमान है उसका ब्लू कलर जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि बोथ साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स कैन नॉट बी। तो हम लोग साउंड वेव और लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं, डायफ्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 27 में कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 कैलोरी ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नोन एज। तो उसे हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि विच थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज इक्वलेंट टू 501.85। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन इस तरह से है कि K इज इक्वल टू C प्लस 273। अब C आप लोगों के पास गिवन है 501.85 प्लस 273। आप लोग इसको प्लस करो तो आप लोगों के पास ये आ जाता है 774.85 केल्विन, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 में कहता है कि हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स इज कॉल्ड। हमारे पास जो हीट इंजन होता है इसको हम लोग रिवर्स कर लें तो ये एज एन रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 में कहता है कि नंबर ऑफ लूप्स द स्टैंडिंग वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो स्टैंडिंग वेव के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ लूप्स होती हैं वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 31 में कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने आप लोगों को जो है वो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। कहता है कि एक्सटेंट ऑफ द कंप्लीटिंग दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन the magnitude of Kc and shows that the equation mixture will consist of almost of chlorine molecule when। देखो स्टेटमेंट आप लोग पढ़ो, इसमें जो है वो क्लियर कट मेंशन है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो रिएक्शन कब कंप्लीट होने वाला होता है? जब हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो लार्जर होती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर ये आप लोगों को बोलता है कि लाइक रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं होने वाला, वो स्टार्टिंग में, तो फिर आप लोग बोलते हैं कि उस वक्त Kc की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है और जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है तो उस वक्त हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो लार्जर होती है। नेक्स्ट 32 में कहता है कि इन द रिएक्शन, उसने आप लोगों को एक रिएक्शन दिया हुआ, कहता है कि दिस रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो देखो इस रिएक्शन को जो है वॉल्यूम भी अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर भी कर सकता है, लेकिन प्रेशर नहीं कर सकता। देखो प्रेशर जो आप लोगों के पास लिशेटरी प्रिंसिपल था तो उसमें प्रेशर का रिलेशन मैंने आप लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो उसमें हम लोगों ने यही कहा था कि आप लोगों ने जो है वो दोनों तरफ पे देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है, I2 प्लस H2 दैट गिव्स अस 2HI। तो अब इस साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और इस साइड पे जो है 2 हैं। एक इसका ये 2 हो गए और यहाँ पे टोटल हैं ही 2। तो मतलब दोनों साइड्स में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स हैं। दिस मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगर आप लोगों ने वो क्विक रिवीजन सीरीज नहीं देखी तो उनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अटैच कर दूंगा, तो आप लोग उन क्विक रिवीजन सीरीज को जो है फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट 33 में कहते हैं कंसिडर द रिएक्शन। उसने आप लोगों को एक रिएक्शन दिया हुआ, कहता है कि यील्ड ऑफ द SO3 विल बी मैक्सिमम इफ। देखो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है ना, ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है,
ठीक है। और इस रिएक्शन में जो है वो इसको फॉरवर्ड प्रोसीड करने के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन हम लोग इसमें प्रेशर का देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास इस तरह से है कि 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3। अब आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। इस तरफ हमारे पास ये 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब ये 1 है। 2 और 1 3 हो गया, और इस तरफ हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2। मतलब प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम है। सो दिस मीन्स दैट हम लोग अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम होते तो हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते, तो रिएक्शन जो है वो तब फॉरवर्ड प्रोसीड होता, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई हैं। आई थिंक यहाँ पे बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोग MCQ तक ही जो है वो महदूद रहेंगे। बाकी अगर आप लोग क्विक रिवीजन सीरीज फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो ऐड कर दूंगा। सो अब इस रिएक्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा, और प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करने से। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 34 में कहते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्टर इज, हमारे पास यहाँ पे NH3 जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो है वो NH4 बना देता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 35 में कहते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड कैटलिस्ट। तो हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं ना ये इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि एंजाइम्स जो है वो ये ऑर्गेनिक होते हैं, और यही इनमें मेन डिफरेंस है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 36 में कहते हैं कि हायर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो जब भी हमारे पास किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 37 में कहते हैं कि इन ट्रांजिशन स्टेट द रिएक्टेंट्स आर। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 38 में कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने आप लोगों को जो है वो एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसका रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये कहते हैं कि चूज द करेक्ट मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी में हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स की जो बेसिस होती हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2FeCl3 है, तो हम लोग इस 2 को लेंगे प्लस 6Kl और इस 6 को कंसिडर करेंगे। सो 2 + 6 हमारे पास ये 8 बनता है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 8 है। अब आप लोगों ने जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग इस रिएक्शन को भी देखकर फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसने आप लोगों को अगर ऑलरेडी रिएक्शन का रेट दिया हुआ है तो उससे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उसने आप लोगों को जो है वो रेट इस तरह से कुछ दिया हुआ कि रेट इज़ इक्वल टू FeCl3 और पोटाशियम आयोडाइड। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर 1 1 है। तो आप लोगों ने इस 1 और 1 को ऐड करना, तो आप लोगों के पास ये 2 आ जाएगा। सो आप लोगों के पास ये जो 8 है ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है, और ये जो 2 है ना ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है वो शो कर रहा है, विच इज़ योर ऑप्शन डी। 39 में कहते हैं कि द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। उसने आप लोगों को जो है वो किसी रिएक्शन का रेट लॉ दिया हुआ है और उसका आप लोगों को रेट भी दिया हुआ है। कहते हैं कि यूनिट ऑफ के विल बी। तो आप लोग इस रेट से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमारे पास यूनिट क्या होता है, इट इज़ पर सेकेंड की इक्वल होता है, S-1। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ये कैसे फाइंड करना है यूनिट रेट ऑफ रिएक्शंस का, तो ये भी इस पर भी ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग वो जाकर देख सकते हो। स्पेशली ये मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंदर भी एक्सप्लेन किया कि आप लोगों ने किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है वो यूनिट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट 40 में कहते हैं कि फॉर विच रिएक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट K इज द सेम एज दैट ऑफ रिएक्शन रेट। तो हमारे पास रिएक्शन रेट और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, और इनका क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोल L-1 और S-1, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 41 में कहता है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो हमारे पास ये जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, इसका रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि हमारे पास ये जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना, बेसिकली ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इनमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है, या कोई एंजाइम यूज़ हो रहा होता है, या यूवी लाइट्स या सनलाइट यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 42 में कहता है कि विच इज़ नॉट यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम लोग बेसिकली बर्न हार्बर साइकिल को यूज़ करते हैं, हेसेस लॉ को यूज़ करते हैं, इंथाल्पी चेंजेस को यूज़ करके जो है वो
किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो हाबर साइकिल को हम लोग यूज़ नहीं करते फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग बर्न हाबर साइकिल को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 43 में कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन Na2C2। तो हमारे पास सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होती है, तो इसी को हम लोग 0 के कंसिडर कर लेते हैं Na2C2 को। अब हमारे पास सोडियम का +1 होता है और हमारे पास 2 सोडियम है, सो 2 × 1 प्लस कार्बन भी 2 है, सो हम लोग इसको 2C या 2X से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। हमारे पास ये बन जाता है 2 + 2C = 0। इस 2 को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये -2 बन जाएगा। 2C = -2 डिवाइड करेंगे 2 के साथ, C = -2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये बन जाएगा -1, विच इज़ योर ऑप्शन C। नेक्स्ट 44 में कहते हैं कि सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे पास यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास मोर नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जो है वो लॉस हो सकते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। सो जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना वो ऑक्सीडेशन करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी, आप लोग इसको भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट 45 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स। तो हमारे पास जो नॉर्मली हाइड्रोजन होता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के केस में हमारे पास उसको हम लोग -1 कंसिडर करते हैं, और एलिमेंटल हाइड्रोजन तो होती है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है, ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। -1 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल हाइड्राइड्स की, ठीक है, हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स। तो इस तरह से ऑलरेडी आप लोगों को MCQ भी दिया था आप लोगों का, ये प्रीवियस जो आप लोगों का मेन टेस्ट था, टेस्ट नंबर 1, उसमें उसने आपसे कहा था कि हमारे पास व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें आप लोगों को उसने डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे, +1, -1, 0 एंड ऑल। उसमें ऑप्शन डी आता था ऑल, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाइड्रोजन की वो ये तीनों हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। नेक्स्ट 46 में कहता है कि मिस्टर साद डैश हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो मिस्टर साद क्लीन्स, ठीक है, क्लीन्स हिज टीथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 47 में कहते हैं कि आई प्लान टू टेक माई वेकेशंस डैश इन जून डैश जुलाई। तो इसमें हमारे पास होगा आई प्लान टू टेक माई वेकेशंस ईथर इन जून और जुलाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48 में कहते हैं कि अ लार्ज सम ऑफ द मनी डैश स्टोलन। अ लार्ज सम ऑफ द मनी वाज स्टोलन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 49 में कहते हैं कि शी इंसिस्टेड डैश हेल्पिंग मी विद द डिशेस। शी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 50 में कहते हैं कि वी आर वेरी एक्साइटेड डैश अवर ट्रिप टू कराची नेक्स्ट वीक। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अवर ट्रिप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2, सेकेंड फेज के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।